नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इम्पोर्टेंट MCQ बाय संदीप में। दोस्तों, DLED सेकेंड सेमेस्टर की गणित का जो परीक्षा है वो होने में बस कुछ घंटे ही बाकी हैं, इसलिए हम गणित के पूरे कोर्स का निचोड़ लेकर आए हैं इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में कम से कम हमने 25 प्रश्नों को शामिल किया हुआ है। इन 25 प्रश्नों को अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो ये मान के चलिए कि आपने पूरे गणित के कोर्स को समझ लिया, क्योंकि ये जो प्रश्न है मैंने पूरे कोर्स से उठाए हैं और अगर आपने इनको समझ लिया तो मान के चलिए आपको पूरा कोर्स आ गया है। इससे पहले भी मैंने एक 25 प्रश्नों का एक वीडियो डाला था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसको भी आप जरूर देख लीजिए, क्योंकि उसमें भी मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया हुआ है। और इन प्रश्नों में भी आप देख कर बताइएगा कि आपको कितने प्रश्न इनमें से आते हैं और कितने आपको नहीं आते हैं। शुरू करते हैं आज का वीडियो को शुरू करने से पहले एक निवेदन है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का निशान जरूर दबा लीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। शुरू करते हैं आज का वीडियो। यहाँ पर जो पहला प्रश्न हमने लिया है, परिमेय संख्या 40/-25 का सरलतम रूप क्या होगा। आपके सामने 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन में से कौन सा उत्तर सही है ये आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। दोस्तों, ये जो पहला प्रश्न है ये आपको सॉल्व करना है, बाकी के जितने भी प्रश्न है वो मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा। तो यहाँ पर जो पहला प्रश्न है 40/-25 का सरलतम रूप कौन सा है ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे, केवल यही एक प्रश्न है जिसमें मैंने ऑप्शन दिया, बाकी किसी भी प्रश्न में ऑप्शन नहीं है, क्योंकि वो सब मैं आपको हल करते हुए बताऊंगा। अगला प्रश्न यहां पर है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को आरोही क्रम में लिखो। तो यहां पर आरोही क्रम में लिखना है। मैंने आपको इससे पहले के भी वीडियो में बताया है कि जब भी परिमेय संख्याओं को आरोही क्रम में लिखना होता है तो हमें उनके हर को बराबर करना होता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि पहली संख्या में 3/5 है, यानी हर में 5 है। -7/10 में हर 10 है। 8/-15 में हर 15 है और -17/-30 में हर 30 है। तो यहां पर हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हर बराबर करना होगा, लेकिन हर बराबर करने से पहले इसमें कुछ अरेंजमेंट भी करना होगा। क्या अरेंजमेंट करना होगा, यहां पर जो आप लास्ट में देख रहे हैं कि लिखा हुआ है -17/-30, तो यहां पर माइनस माइनस कट जाएगा तो बचेगा क्या, 17/30। सबसे पहले हम इसको अरेंज करके लिख लेते हैं। जैसे आपने यहां देखा, हमने इसको अरेंज करके लिख दिया, ठीक है। अब हमें क्या करना होगा, इन सभी के हर को बराबर करना होगा। तो हर को बराबर करने का क्या तरीका है, इससे पहले भी मैं आपको बता चुका हूं कि सभी का आप लासा ले लीजिए। जितने भी हर हैं 5, 10, 15 और 30, इनका आप लासा ले लीजिए। तो इन सभी का जब लासा लेंगे तो आएगा 30, ठीक है। 30 इनका लासा आएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबके नीचे 30 रख देते हैं, ठीक है। हर संख्या के नीचे 30 रख देते हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि 5 का हम जब 6 में गुणा करते हैं तब 30 आता है। तो 5 छक्के 30 होता है, तो 6 तिया कितना हो जाएगा, 18। ध्यान से समझते चलिए, ये है आपका 10, यहां है 30, 10 तिया 30 होता है, तो 3 सत्ते कितना हो जाएगा, 21। अगला है 15, 15 दूना होता है 30, तो 2 अट्ठे कितना हो जाएगा, 16। 30 एकम 30 होता है, तो 1 17 का गुणा करेंगे तो 17 ही आएगा। तो यहां पर आपने देखा इन सभी के क्या हर बराबर हो गए, इसमें भी 30, इसमें भी 30, इसमें भी 30, सब में 30 आ गया। अब यहां पर आप सबसे पहले जो सबसे छोटी संख्या है वो लिखेंगे। तो सबसे जो छोटी होगी वो माइनस की होगी। अब माइनस में आप देख लीजिए कौन कौन सी संख्या है, माइनस में संख्या है 21 और 16। अब इन दोनों में छोटी कौन सी है, जो संख्या माइनस में बड़ी दिखती है एक्चुअल में वही छोटी होती है। तो यहां पर आप देखिए कौन सी संख्या बड़ी दिख रही, 21 बड़ी दिख रही ना, तो ये माइनस का 21 ही सबसे छोटी संख्या होगी, तो हमने इसको सबसे पहले लिख दिया। उसके बाद माइनस की 16/30 लिख दिया। अब प्लस वाली में आते हैं, तो ये है 17/30, ये है 18/30, तो इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं होती, जो छोटा है उसको पहले लिखिए, जो बड़ा है उसको बाद में। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई कि हमने इस तरह ये आरोही क्रम में सजा लिया। लेकिन ये वो संख्याएं हैं जो हमने इसको बदला है। इसकी जो मूल संख्या है, मूल संख्या है तो हम कह सकते हैं कि ये हैं, ठीक है। मूल संख्याएं ये हैं, या फिर जो भी प्रश्न में दिया है एक्चुअल में मूल संख्याएं होती हैं ये। अब यहां पर जिसको जिस तरह बदला है आप उसी तरह उसी संख्याओं को क्रम में लिख दीजिए। जैसे -21/30 था तो वो -7/10 था,
जैसे प्रश्न में दिया वैसे ही यहाँ पर आरोही क्रम में लिखेंगे। जो 16/30 था वो 8/-15 को हमने बदला था, तब आया था 16/30। -17/30 ऐसे ही था, और 18/30 ये 3/5 को बदलकर 18/30 आया था। तो यहाँ पर जो आरोही क्रम होगा वो आपके सामने ये लिखा हुआ है। उम्मीद करता हूं कि आरोही क्रम लगाना आप सीख गए होंगे, क्योंकि आरोही क्रम अगर लगाना सीख गए तो ये मान के चलिए कि आपसे अगर कभी ये प्रश्न आ जाए कि इनमें सबसे बड़ी संख्या बताओ, वो भी आप निकाल सकते हैं। बोल देगा इसमें सबसे छोटी संख्या लगाओ बताओ, तो वो भी आप निकाल सकते हैं। ये बोल देगा कि इसको अवरोही क्रम में लगाओ, तब भी आप निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें आरोही क्रम में लगाना आ गया है। तो आरोही क्रम में होता है छोटे से बड़ा, तो अवरोही अगर बोल देगा तो बड़े से छोटा हो जाएगा, सीधी सी बात। तो ये चारों चीजें इस प्रश्न में क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं। जो अगला प्रश्न हमने यहाँ लिया है 7 की पावर 4 इंटू 1/7 की पावर 3 डिवाइड बाय 7। यहाँ पर बिल्कुल बेसिक तरीके से हम करेंगे, आसानी से उत्तर लेंगे। 7 की पावर 4 है, यानी 7 को हमने 4 बार गुणा किया। 1/7 की पावर 3 है, तो 1/7 को हमने 3 बार गुणा किया, डिवाइड बाय 7। ठीक है, अब यहां से हम एक साथ 3 7 काट देते हैं ऊपर नीचे के, तो यहां बचेगा 7। 1 को गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा, तो यानी 7 × 7 डिवाइड बाय 1, तो 7 डिवाइड बाय 7 हो जाएगा। उत्तर आपका आएगा 1। कितना आसान है, आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो ये चीज समझ गए कैसे हमने इसको सॉल्व किया। अगला प्रश्न है 425,00,00। इसको क्या करना है? मानक या वैज्ञानिक संकेतन के रूप में लिखना है। याद होना चाहिए, अगर बोल दे मानक रूप में लिखो या फिर बोल दे वैज्ञानिक संकेतन के रूप में लिखो, तो आपको यहां पर दोनों बात एक ही है, ये चीज समझ लीजिए। इसको कैसे लिखते हैं? सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहली संख्या कितनी है? 4। 4 के जस्ट बाद आप लगा दीजिए दशमलव। इसके बाद देख लीजिए कितनी संख्या दे रखी है, 25 दे रखी है। उसके बाद 0 0, तो यहां पर 0 0 जितने भी बाद वाले 0 होते हैं उनका कोई महत्व नहीं होता। जितने भी पहले 0 हैं, अगर किसी संख्या मान लीजिए 4.405 लिखा हुआ है, तो यहां पर इस 0 का महत्व होगा। लेकिन अगर हम कहते हैं कि 450 लिखा, तो इस 0 का हम उतना महत्व नहीं देंगे। यहां पर कैसे करेंगे? 4.25 लिख देंगे। ठीक है, पहली संख्या के जस्ट बाद दशमलव लगना ही लगना है। उसके बाद क्या करेंगे? दशमलव के बाद, यानी 4 के बाद हमने दशमलव लगा दिया, तो उसके बाद की जितनी भी संख्या हैं इनको आप गिन लीजिए। 1 2 3 4 5 और 6, यहां पर कुल मिलाकर 6 संख्याएं आ रही हैं दशमलव के बाद, तो हम कह सकते हैं कि 10 की पावर 6। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई। 4.25 × 10 की पावर 6। अगला जो प्रश्न है, समकोण त्रिभुज में बी 90 है, ए बी 6 है और ए सी 10 है, तो बी सी की मान ज्ञात करो। बी सी का जो माप होगी वो आपको बताना है। तो यहां पर सीधा सा पाइथागोरस थ्योरम लगा दी है। कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर कर दीजिए, उन दोनों को बराबर कर दीजिए लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर के योगफल के। वही यहां पर किया गया, आप देख सकते हैं। ए सी बराबर, ये रहा ए सी, ए बी स्क्वायर बराबर प्लस बी सी स्क्वायर, इसका इन दोनों को क्या किया गया है? जोड़ दिया गया है और इसके बराबर कर दिया गया है। तो यहाँ पर लिख देते हैं ए सी स्क्वायर, ए सी 10 है तो 10 का स्क्वायर, ए बी स्क्वायर, ए बी 6 है तो 6 का स्क्वायर, और बी सी हमें निकालना है, तो बी सी स्क्वायर ऐसे ही रख देते हैं। तो ये हो गया 10 का स्क्वायर 100, 6 का स्क्वायर 36। जब ये बराबर के उस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा 100 - 36 और बराबर बी सी स्क्वायर। 100 - 36 होता है 64, बी सी स्क्वायर बराबर 64। जब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो 64 के ऊपर लगेगा अंडर रूट, तो यहाँ पर लिख दिया बी सी बराबर √64। 64 किसका स्क्वायर होता है? 8 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर जो बी सी की वैल्यू निकल के आ गई 8 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहे हैं। a - 1/a बराबर 0 है, तो हमें a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर की वैल्यू ज्ञात करनी है। सीधा सा हमें यह करना होगा कि इसका स्क्वायर कीजिए अलग से, इसका अलग से स्क्वायर कीजिए। तो हमने वही किया। यहाँ पर a - 1/a का होल स्क्वायर बराबर 0 का स्क्वायर, तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए। a - b का होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगा दीजिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab। ठीक है, तो यहाँ पर
1/a हो गया, यहाँ पर 1/a से मल्टीप्लाई हो गया। तो ये चीज़ आपको क्लियर है। केवल और केवल यहाँ पर a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला हमने लगाया है। अब यहाँ पर हमें क्या करना होगा, तो इसको काट लेते हैं, a कट जाएगा तो बचेगा केवल माइनस का 2। तो a स्क्वायर प्लस 1/a² माइनस 2 बराबर 0। अब ये जो हमें वैल्यू किसकी चाहिए, वैल्यू चाहिए हमें a स्क्वायर प्लस 1/a² की। तो ये जो माइनस 2 था इसको इस तरफ ले गए तो ये प्लस 2 हो गया। तो यहाँ पर a स्क्वायर प्लस 1/a² बराबर हो गया 2। तो ये चीज़ आपको उम्मीद करता हूँ कि क्लियर हो गई होगी। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, एक पुस्तक का मूल्य दे रखा है 3x प्लस 1 रुपए। तो 3x माइनस 1 पुस्तकों का मूल्य ज्ञात करो। ये ठीक वैसा ही प्रश्न है जैसे हम कह देते हैं कि एक पेन का मूल्य कितना है, 8 रुपया है, तो 5 पेन का मूल्य कितना हो जाएगा, तो 8 गुणे 5 कर देते हैं ना, तो ये 40 आ जाता है। वही यहाँ पर भी करना पड़ेगा। एक पुस्तक का मूल्य 3x प्लस 1 है, तो 3x माइनस 1 पुस्तकों का मूल्य क्या होगा, इसका और इसका गुणा कर देंगे। तो 3x प्लस 1 3x माइनस 1 गुणा कर दिया, तो यहाँ पर क्या आ गया, ये वही हो गया a प्लस बी, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। तो इसका फॉर्मूला क्या होता था, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये क्या होता था, a माइनस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी। ठीक है, तो वही यहाँ पर किया गया। तो 3x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 3x स्क्वायर होगा 9x स्क्वायर, और माइनस 1 का जब स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई कि एक पुस्तक का मूल्य अगर 3x प्लस 1 रुपये है तो 3x माइनस 1 पुस्तक का मूल्य कितना होगा, 9x स्क्वायर माइनस 1 रुपये। ठीक है, यहाँ पर रुपये जरूर लिख दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 8 है, एक रेलगाड़ी की जो चाल है वो 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 है किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, कोई रेलगाड़ी उसकी चाल जो है 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका क्या मतलब होता है, किलोमीटर प्रति घंटा का क्या मतलब होता है, यानी 1 घंटे में जो रेलगाड़ी चल रही है वो इतनी है। ये चीज प्रति घंटा, प्रति का मतलब होता है 1 घंटे में चल रही है। ठीक है, याद रहेगा। अब यहाँ पर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, लिखेंगे 1 घंटे में दूरी कितनी तय कर रहा है, 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4। जब 1 घंटे में इतनी दूरी तय कर रहा है तो 3x घंटे में कितनी, 3x से सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे, आपको उत्तर आ जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, 3x इंटू 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4। जब 3x का 2x स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 6x क्यूब। जब 3x का हम x में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3x स्क्वायर, और 3x का जब हम 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 12x। तो यहाँ पर जो 3x घंटे में दूरी तय की जाएगी वो होगी 6x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 12x किलोमीटर, क्योंकि जो दूरी है वो किलोमीटर में ही आएगी। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। एक आयताकार गत्ते का क्षेत्रफल 117 वर्ग सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई 13 सेंटीमीटर है, तो गत्ते की चौड़ाई ज्ञात करो। तो ये चीज़ तो आपको पता है कि जो आयताकार कोई भी चीज़ होती है उसका जो क्षेत्रफल होगा वो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज़ रख दी गई है और उत्तर आ गया। देखिए, क्षेत्रफल की वैल्यू हमने रख दी 117, लंबाई की वैल्यू रख दी 13, और चौड़ाई की जो वैल्यू हमें पता नहीं वही हमें निकालना है, तो हमने चौड़ाई को चौड़ाई ही रख दिया। अब ये जो 13 है ये बराबर के इस तरफ जाएगा तो 117/13 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि चौड़ाई के साथ 13 मल्टीप्लाई में है। जब 13 इधर मल्टीप्लाई में है, बराबर के उस तरफ जाएगा तो ये आपका हो जाएगा डिवाइड में। तो यहाँ देखिए डिवाइड में कर दिया गया, 117/13 हो गया। तो जब 13 से 117 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 9। तो यहाँ पर जो चौड़ाई आपकी निकल के आ गई वो हो गई 9 सेंटीमीटर। आसान सा प्रश्न था, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, एक त्रिभुज का आधार 5 सेंटीमीटर है, यदि त्रिभुज की ऊंचाई आधार से दुगुनी है तो त्रिभुज से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करो। यानी त्रिभुज का यहाँ पर क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यहाँ पर बोल रहे हैं जो आधार है वो 5 है और त्रिभुज की ऊंचाई आधार से दोगुनी है। अगर आधार 5 है तो जो ऊंचाई होगी वो दोगुनी यानी 10 हो जाएगी। यहाँ पर देखिए लिखा भी हुआ त्रिभुज का आधार बराबर 5 सेंटीमीटर, तो इसकी जो ऊंचाई होगी वो आधार की दोगुनी थी, तो 5 गुणे 2 बराबर 10 सेंटीमीटर।
अब त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा के आप आराम से इसका उत्तर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, आपको रटा होना चाहिए ये चीज, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो आधार की जो वैल्यू है वो है 5, ऊंचाई है 10, तो हम इसको काट लेंगे, 2 पंचे 10 हो जाएगा, तो 5 गुणे 5 बराबर हो जाएगा 25 वर्ग सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल के आया वो है देखिए ये चीज करना तो बेहद आसान है, ठीक है। मेन समस्या जो फंसती है वो यहाँ पर फंसती कि हम ये चीज इसको कैसे क्लियर समझें कि त्रिभुज का आधार तो दे रखा है लेकिन जो ऊंचाई है, ऊंचाई निकालना ही इस प्रश्न में मेन काम है कि ऊंचाई कैसे निकलेगी। आधार से दोगुनी है तो आधार 5 है तो आधार का दोगुना कर दो, ऊंचाई निकल आएगी। फिर सीधा आप फॉर्मूले में सभी वैल्यूज को रख दीजिए और आपका उत्तर आ जाएगा। अगला प्रश्न है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखिए जो लाल से है यहाँ पर वो सब प्रश्न है, तो यहाँ पर जो डायग्राम है वो प्रश्न के अंतर्गत ही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक आयताकार बनाया गया, उसके बीच से ये 2 रास्ते निकल रहे हैं जो बीच में एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। तो हमें जो छायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सारी भुजाएं दे रखी, ये 50 दे रखा, ये 40 दे रखा, तो ये भी 50 हो जाएगा, ये भी 40 हो जाएगा। उसके बाद जो छायांकित भाग है वो 5 दे रखा है, यानी इसकी जो चौड़ाई है ये 5 है। दोनों रास्तों की, मतलब जो एक ये रास्ता है और एक ये रास्ता है, दोनों की जो चौड़ाई हम कह दें या लंबाई कह दें वो 5 है। यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई का कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं फर्क पड़ता, क्योंकि करना दोनों को गुणा ही है। अगर गुणा करना है चाहे हम 2 गुणे 3 लिख दें और 3 गुणे चाहे 2 लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ना, ठीक है। तो यहाँ पर ये कंफ्यूज मत होइएगा कि हम जो ये 5 दे रखा है इसको हम क्या माने, ये जो 5 दे रखा है इसको हम माने क्या, लंबाई माने चौड़ाई माने, कुछ भी मान लीजिए, हमें यहाँ पर प्रश्न को सॉल्व करना है बस। तो हम सबसे पहले रास्ते ए का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो ये है रास्ते ए का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर जो लंबाई है ये रही उसकी लंबाई, ये हमने मान ली 5, और जो इसकी चौड़ाई है तो ये इसकी चौड़ाई हो जाएगी ये वाली, ठीक है। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये आपका बन रहा है, ठीक, इस तरह बन रहा है। तो ये आपका हो गया, इसमें एक ये 5 दे रखी यानी ये 5 है, और ये जो ऊपर की है ये 40 क्यों, क्योंकि ये देखिए ये 40 है ना, तो ये भी 40 हो जाएगी, तो ये 40 हो जाएगी। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 गुणे 40 बराबर 200 वर्ग मीटर। तो ये रास्ते ए का क्षेत्रफल निकल के आ गया 200 वर्ग मीटर। अब रास्ते बी की जब बात करेंगे तो यहाँ पर ये जो आपका ये लंबाई ये 5 दे रखी है प्रश्न में, और ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 50, क्योंकि ये ऊपर 50 है। तो यहाँ पर जो रास्ते बी की जो बात हो रही वो लगभग ऐसे निकल के आ रहा है। तो ये आपका हो गया 5 और ये आपका हो गया 50, ठीक है। तो ये 50 गुणे 5 इसको गुणा कर लेंगे तो रास्ते बी का क्षेत्रफल आ जाएगा, यानी 250 वर्ग मीटर। ये आपका रास्ते बी का क्षेत्रफल आ गया। अब आप यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे कि यहाँ पर जो रास्ता ए है और रास्ता बी है, ये दोनों इस तरह इस जगह बीचों बीच में ये एक दूसरे को काट रहे हैं, और जब काट रहे हैं तो यहाँ पर जो रास्ता है वो दोनों के बीच में पड़ रहा है, और हमने रास्ते बी में भी इसको काउंट किया है और रास्ते ए में भी इसको काउंट कर लिया है। तो यहाँ पर ये जो छायांकित भाग जो मैंने नीले से किया हुआ है, ये भाग ऐसा है कि ये दोनों में काउंट हो रहा है। तो हमें दोनों में काउंट नहीं करना, हमें एक में ही काउंट करना है। अगर 2 में काउंट करेंगे तो क्षेत्रफल ज़्यादा दिखाने लगेगा। हम एक में काउंट कर लें, एक में ना काउंट करें, तो हमारा सब कुछ जितना भी छायांकित भाग होगा वो पूरा कवर हो जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, इस जो जितने भी ये बीच का जहाँ पे ये क्रॉस कर रहे हैं इसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए। बाकी इन दोनों को जोड़कर ये जो आपका 200 निकला और ये 250, यानी रास्ते ए का क्षेत्रफल और रास्ते बी का क्षेत्रफल दोनों को जोड़कर ये बीच का जो क्षेत्रफल, इसे कहते हैं उभयनिष्ठ मार्ग का क्षेत्रफल, यानी जो दोनों में कॉमन एरिया है वो है उभयनिष्ठ। तो इसकी जो लंबाई चौड़ाई होगी, देखिए ये इसका 5 था तो ये भी 5 होगा, ठीक है। तो इसका उभयनिष्ठ मार्ग का क्षेत्रफल आप निकाल लीजिए, तो 5 गुणे 5 करेंगे तो हो जाएगा 25 वर्ग मीटर। तो अब हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना था, तो वही हमने जो अभी मैंने बताया कि रास्ते ए का क्षेत्रफल रास्ते बी का क्षेत्रफल जोड़कर उभयनिष्ठ मार्ग का क्षेत्रफल घटा दीजिए तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम वही कर लेते, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे 200 + 250 - 25,
200 और 250 को जोड़ेंगे हो जाएगा 450। 450 में जब 25 घटाएंगे तो आएगा 425 वर्ग मीटर। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि कैसे हमने छायांकित मार्ग का क्षेत्रफल निकाला है जब दो रास्ते एक दूसरे को बीच में काट रहे होते हैं। ठीक है, पहले तो आप दोनों का अलग अलग निकाल लीजिए क्षेत्रफल, उसके बाद जो उभयनिष्ठ भाग है यानी दोनों मार्गों में जो बीच में जो काटते हैं उस एरिया का क्षेत्रफल अलग निकाल लीजिए, फिर दोनों रास्तों का क्षेत्रफल जोड़कर उभयनिष्ठ मार्ग के क्षेत्रफल को घटा दीजिए, आपका उत्तर यहां पर निकल आएगा। आगे बढ़ते हैं। एक घनाभ की लंबाई 1 मीटर 40 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 50 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 2 मीटर है, तो घन मीटर में आयतन ज्ञात करो। घन मीटर में आयतन ज्ञात करना है तो सबसे पहले हमें जितने भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी इन सबको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लंबाई दे रखी 1 मीटर 40 सेंटीमीटर। 1 मीटर 40 सेंटी यानी 1 मीटर तो पहले से ही मीटर में, केवल हमें 40 सेंटीमीटर को चेंज करना है। तो यहाँ पर 1 मीटर 40 सेंटीमीटर का मतलब है 1 + 40 सेंटीमीटर। तो 40 सेंटीमीटर को हम बदल लेते हैं मीटर में, तो 40/100 कर लेते हैं। 40/100 हो जाता है 0.4, तो 1 + 0.4 हो जाएगा 1.4 मीटर। ठीक है, उसी तरह 50 सेंटीमीटर है तो 50/100 कर लेते हैं, क्योंकि सेंटीमीटर को जो हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो हमें 100 से भाग देना पड़ता है। तो हमने 50/100 कर दिया तो ये आ गया 0.5 मीटर। ऊंचाई दे रखी है मीटर में ही, अब इसको चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। अब घनाभ का आयतन निकाल लीजिए। L यानी लंबाई 1.4, चौड़ाई 0.5 और ऊंचाई 2। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1.4 घन मीटर। तो यहाँ पर घनाभ का जो आयतन यहाँ पर निकल के आ गया, आप देख सकते हैं 1.4 घन मीटर निकल के आ गया। अब इसमें आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए, क्योंकि मैंने बहुत ही आसान तरीके से आपको यहाँ पर समझा दिया है। घनाभ का जब भी घनाभ का आयतन निकालना हो, क्षेत्रफल निकालना हो, या घनाभ के किसी का भी आयतन या क्षेत्रफल निकालना हो, तो आपको वहाँ पर इकाइयों को देखना पड़ता है कि कहीं कोई 1 मीटर में दिया हो और कोई सेंटीमीटर में दिया हो, तो सबको एक ही इकाई में चेंज करना होता है। और एक चीज़ और देखनी है कि जो आंसर है अगर वहाँ पर स्पेसिफिक दे रखा है कि नहीं भैया मुझे तो घन मीटर में ही उत्तर चाहिए, तो आपको घन मीटर में ही उत्तर निकालना पड़ेगा। तो सारी जितनी भी इकाइयां हैं सभी को सबसे पहले आपको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर प्रश्न पूछते कि घन सेंटीमीटर में निकालो तो सभी इकाइयों को आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इस चीज़ का विशेष ख्याल रखना पड़ेगा आपको। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक संख्या के 1/3 भाग में से उसका 1/4 भाग घटाने पर 4 शेष आता है, तो संख्या बताइए। तो मान लेते हैं वह संख्या है x। अब उस संख्या के 1/3 भाग में 1/3 भाग यानी x × 1/3 में 1/4 भाग घटाओ, तो x × 1/4 घटाने पर कितना मिल रहा है? 4 मिल रहा है, तो बराबर में हमने रख दिया 4। इसको आसानी से सॉल्व कर लीजिए तो ये हो जाएगा, ये जो x × 1/3 है तो इसका ये मतलब है कि ये 3x/3 है, सॉरी ये x/3 है। ठीक है, x का 1 में गुणा करेंगे तो x आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 3, और ये जो x × 1/4 है इसका मतलब है कि ये x/4 है। तो जब इन दोनों का हम लासा लेंगे 3 और 4 का तो आएगा 12। अब 3 चौको होता है 12, तो 4x का गुणा करेंगे तो 4x आएगा। 4 3 12 होता है, तो 3 का जब हम x में गुणा करेंगे तो आएगा 3x। यहाँ पर आप देख सकते हैं 4x - 3x/12 बराबर 4 हो गया। 4x - 3x होता है x, 12 ये यहाँ डिवाइड में इधर चला जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 4 × 12 बराबर 48। यानी जो x की यहाँ पर वैल्यू निकल के आ गई वो हो गई 48। दोस्तों अगर इसमें आपको कोई भी डाउट हो तो नीचे आप कमेंट में बताइए, उसको हम लोग क्लियर करेंगे। और दोस्तों एक विशेष बात है कि अभी आपकी परीक्षा होने में कुछ घंटे बाकी हैं। अगर आपको कोई विशेष टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो फटाक से आप नीचे कमेंट में उत्तर बता दीजिएगा, मतलब मुझे बोल दीजिएगा कि हमें इस टॉपिक पर वीडियो बना दीजिए। तो ये मान के चलिए आपकी परीक्षा होने से पहले मैं वो वीडियो आपको अवेलेबल करा दूंगा। लेकिन ये काम आपको सवेरे 7 बजे से पहले मुझे बता देना है, क्योंकि उसके बाद मैं वीडियो नहीं बना पाऊंगा, क्योंकि मुझे भी कार्यालय जाना होता है, मुझे भी अपना काम करना होता है। अगला जो यहाँ पर प्रश्न है, प्रश्न संख्या 14। एक भिन्न का हर उसके अंश से 3 अधिक है। यदि अंश और हर दोनों में 5 जोड़ दिया जाता है तो उसका मान 4/5 हो जाता है। तो आपको भिन्न बतानी है।
एक भिन्न का हर उसके अंश से 3 अधिक है तो हम अंश को x मान लेते हैं। तो जो हर होगा अंश से 3 अधिक है तो जो हर होगा वो x प्लस 3 हो जाएगा। यहां पर ये चीज समझ गए। अंश को अगर हम x मान रहे हैं तो जो हर है वो अंश से 3 अधिक है तो जो हर होगा वो x प्लस 3 हो जाएगा। तो जो भिन्न यहां पर बन के आएगी वो आएगी x अपॉन x प्लस 3। फिर क्या कहा जा रहा है कि अंश और हर दोनों में 5 जोड़ दिया जाए। तो हम दोनों में 5 जोड़ देते हैं तो x प्लस 5 और x प्लस 3 प्लस 5। जब इन दोनों में 5 जोड़ा जा रहा है तो उसका मान कितना हो रहा है 4/5। तो हम यहाँ पर वही कर देते हैं, दोनों में 5 जोड़कर इसको 4/5 के बराबर कर देते हैं। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। x प्लस 5 ये लिखा हुआ है और 3 और 5 जोड़ेंगे हो जाएगा x प्लस 8 बराबर 4/5। अब इसका तिर्यक गुणा कर दीजिए। तिर्यक गुणा कैसे करते हैं, ये इससे गुणा कर देते हैं, ये इससे गुणा कर देते हैं। देखिए ये नियम है, ये मैं अपने आप से नहीं कर रहा हूं, ये एक नियम होता है समीकरणों को सॉल्व करने का। तो हम 5 का x प्लस 5 में गुणा करते हैं और 4 का x प्लस 8 में गुणा करते हैं। तो इसको जब गुणा करेंगे तो 5 का x में गुणा करेंगे तो आएगा 5x, 5 का जब हम 5 में गुणा करेंगे तो आएगा 25। इसी तरह 4 का जब हम x में गुणा करेंगे तो आएगा 4x, फिर 4 का जब हम 8 में गुणा करेंगे तो आएगा 32। तो ये चीज़ें आपने कर ली। तो अब x को एक तरफ कर लीजिए, संख्या को एक तरफ कर लीजिए। तो ये जो 4x है उठ के इधर आ जाएगा और ये जो 25 है ये उठ के इधर आ जाएगा। तो यहाँ पर 5x माइनस 4x हो जाएगा और ये 25 प्लस में था तो इधर माइनस में हो जाएगा। तो 32 माइनस 25 बराबर 7। तो यहाँ पर जो x की वैल्यू निकल के आ गई वो आ गई 7। अब जो भिन्न हमने मानी थी x अपॉन x प्लस 3, तो वही हमने यहाँ रख दी x यानी 7 और x प्लस 3 यानी 7 प्लस 3। तो भिन्न आपकी निकल के आ गई 7/10। तो ये इस तरह आपने देखा कि हमने यहाँ पर प्रश्न को सॉल्व कर लिया। अगर यहाँ पर अभी आपको कोई डाउट है तो आप हमें नीचे कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। और आप अपने आप से भी इन प्रश्नों को एक बार जरूर हल कीजिएगा, बिना मेरे सॉल्यूशन देखे आप अपने आप से भी इन प्रश्नों को इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद जरूर हल करके देखिएगा कि मेरे समझाने के बाद आपको ये प्रश्न आ रहे हैं या नहीं आ रहे। अगर नहीं आ रहे हैं तो आपको दोबारा से इस वीडियो को देखने की जरूरत पड़ेगी और आप जरूर देखिए, क्योंकि इसमें सिर्फ आपका स्वार्थ छिपा है, ठीक है। मेरे बार बार जबरदस्ती कहने से आप पढ़ाई बिल्कुल मत कीजिए, लेकिन आप अपने स्वार्थ के लिए पढ़ाई जरूर कीजिए। सभी मैथ के प्रश्नों को आप जरूर देखिए। अगला जो प्रश्न है, एक त्रिभुज के अंतः कोण 3x 2x प्लस 20 और 5x माइनस 40 है, सिद्ध कीजिए यह समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज की क्या परिभाषा होती है, ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं और सभी कोण आपस में बराबर होते हैं, ये होती है समबाहु त्रिभुज की परिभाषा। तो यहां पर क्या होगा, अगर ये तीनों कोण बराबर आ जाएं तो हम ये कह सकते हैं कि हमने ये सिद्ध कर दिया कि ये समबाहु त्रिभुज के कोण हैं। तो इन तीनों को आप जोड़ लीजिए, 3x 2x प्लस 20 और 5x माइनस 40, इन तीनों को जोड़कर 180 के बराबर कर दीजिए। तो ये हमने जोड़ लिया, 3 2 5 5 10 10x 20 माइनस 40 माइनस 20 आ जाएगा, 40 में 20 घटेगा तो 20 आएगा, चिन्ह लगेगा बड़े का। अब यहाँ पर हो गया 10x माइनस 20 बराबर 180। तो ये जो 20 है इस तरफ चला जाएगा, प्लस का हो जाएगा, 180 प्लस 20 बराबर 200। 10x बराबर 200 हो गया तो 10 यहाँ से जाएगा उस तरफ तो 200/10 हो जाएगा। x की वैल्यू निकल के आ गई 20। अब यहाँ पर पहला कोण जो था वो हमने जो प्रश्न में दिया था 3x, तो x की जो वैल्यू निकल के आई वो है 20। तो 3 इंटू 20 कर देंगे तो हो जाएगा 60। दूसरा कोण था 2x प्लस 20, तो 2 इंटू 20 करेंगे, x की वैल्यू 20 रखेंगे, प्लस करेंगे 20 यानी 20 दूना 40 प्लस 20 बराबर 60। तीसरा कोण था 5x माइनस 40, तो x की जगह हमने रखा 20, 5 गुणे 20 हो गया 100, 100 माइनस 40 किया तो आया 60। यानी तीनों जो कोण हैं वो 60 यहाँ पर निकल के आ गए। जब तीनों कोण बराबर हैं तो इसका ये मतलब है कि त्रिभुज जो है वो समबाहु त्रिभुज है। यहाँ पर हमने ये सिद्ध कर दिया। अगर ऐसा प्रश्न आ जाता है आपकी परीक्षा में तो जैसा मैंने यहाँ पर करके दिखाया है आपको ऐसा ही करना होगा, तभी आपको 2 नंबर पूरे मिलेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। अगर दोस्तों कोई भी प्रश्न आपको समझ में नहीं आता है तो आप उसको दोबारा जरूर देखिएगा,
ताकि आपको वो अच्छे से समझ में आ जाए। अगला यहाँ पर प्रश्न है, निम्न आंकड़ों के 10-10 के वर्ग विस्तार में आंकड़ों को विभाजित कर बारंबारता सारणी बनाइए। 10-10 के वर्ग विस्तार, सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये देखनी है कि कितने कितने के वर्ग विस्तार पूछ रहा है, 10-10 के पूछ रहा है। फिर उसके बाद हमें दूसरा काम जो करना है वो देखना है कि यहाँ पर जो सबसे छोटी संख्या वो कौन सी है। तो हमने यहाँ पर देखा जो सबसे छोटी संख्या यहाँ दिख रही है वो हमें दिख रही है 48। तो ये चीज क्लियर हो गई। अब 48 दिख रही है, तो जब भी हम वर्ग विस्तार बनाते हैं तो वो या तो 5 के गुणक में होगा या तो 10 के गुणक में होगा। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। अब यहाँ पर 48 है सबसे छोटी संख्या, तो 48 से जस्ट छोटी आप देखिए कौन सी 5 या 10 के गुणक में आ रही। अगर हम 5 के गुणक की बात करें तो 5 9 45, 45 हो सकता है इसका 5 का गुणक 48 से छोटा। तो या तो हम 45 लें, और अगर 10 का गुणक लेंगे तो वो 10 चौको 40 ले सकते हैं क्योंकि वही 48 से छोटा आ रहा है। तो हमने यहाँ पर 5 वाले गुणक को लिया है। तो हम 10-10 के वर्ग विस्तार बनाना शुरू करते हैं। तो 45 से जब हम शुरू करेंगे तो वो हम लेंगे 45 से 55, 55 से 65, 65 से 75, 75 से 85, 85 से 95। और दूसरी बात, सबसे पहले तो हमने सबसे छोटी देख ली, फिर उसके बाद हमें सबसे बड़ी भी देखनी है। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है वो यहाँ पर दे रखी है कि 88 है वो। ठीक है, ये 88 दे रखी है, ये सबसे बड़ी है। तो 88 से जस्ट बड़ा देखिए 5 का गुणक कौन सा उसमें, तो 90 हम नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि हमने यहाँ पर 45 ले रखा है। तो हम ऐसी ही संख्या लेंगे जिसके लास्ट में 5 हो। तो हम 90 के बाद किस में 5 आ रहा है? 95 में। तो हम जो आखिरी वर्ग विस्तार की संख्या लेंगे वो लेंगे 95। तो 45 से शुरू करेंगे 55, 65, 75, 85 और फिर जो अंतिम होगा वो होगा 85 से 95। अब यहाँ पर 45 से 55 के बीच में जितनी भी संख्याएं आ रही हैं वो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। तो हम गिनना शुरू करते हैं कि 45 से 55 के बीच में कितनी संख्याएं आ रही। तो 45 से 55 के बीच में आप देख सकते हैं 1, ठीक है, 2 और 3, 4, 5, 6, 7 और 8। ठीक है, ये 8 संख्याएं आ रही हैं 45 से 55 के बीच में। तो हमने यहाँ पर 8 लिख दिया बारंबारता में। ठीक है, अब हम देखते हैं कि 55 से 65 के बीच में कितनी संख्याएं आ रही हैं। 55 से 65 के बीच में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 55 कहीं है, ये रहा 55 एक संख्या और ये दूसरी संख्या। तो यहाँ पर कुल मिलाकर 55 से 65 के बीच में 2 संख्याएं आ रही, तो हमने यहाँ पर 2 लिख दिया। अब इसके बाद इसी तरह 65 से 75 के बीच में जब आप इसमें काउंट करने चलेंगे तो 65 के 75 के बीच में 7 संख्याएं हैं। ये आप काउंट कर लीजिएगा। अब हम एक एक चीज को काउंट करने में समय बर्बाद नहीं करेंगे। फिर 75 से 85 के बीच में गिन लेते हैं तो वहां पर 3 संख्याएं हैं और 85 से 95 के बीच में 2 संख्याएं हैं। जब हमने बारंबारता जान ली कि कौन सी संख्याएं कितनी बार हैं, यानी 45 से 55 के बीच में संख्याएं कितनी संख्याएं हैं, तो ये ज्ञात करने के बाद बारंबारता वाले कॉलम में वो सब लिख देते हैं। फिर उसके बाद अंतिम में हम लगाते हैं टैली चिन्ह। टैली चिन्ह लगाने का बेहद सरल तरीका है। अगर आपको 2 लिखना है टैली चिन्ह में तो आपको 2 लाइनें खींच देनी, जैसे यहाँ पर ये देखा। 3 लिखना है तो 3 लाइनें खींच देते हैं। अगर 4 लिखना है तो 4 लाइनें खींच देते हैं। और अगर हमें 5 लिखना है तो हम लिख देंगे 1 2 3 4 लाइनें खींच देंगे और 5 ये काट देंगे। तो यहाँ पर ये 5 लिख गया। उसी तरह हमें लिखना है 7, तो सबसे पहले हम 4 लाइनें लिख के 1 काट देंगे तो हो गए 5, और फिर 5 में 2 और जोड़ना होता तो 2 लाइनें हमने यहाँ पर और लिख दी। जैसे इस वाले कॉलम में आप देख सकते हैं कि कैसे हमने 7 लिखा हुआ है। 2 लिखना है तो 2 लाइनें खींच दिया। 8 लिखना है तो फिर से वही कर देंगे, 4 लाइनें खींच के पहले 1 से काट देंगे तो वो हो गया 5, और 3 लाइनें हमें और खींचना तो ये हो गया 8। तो इस तरह आपने देखा कैसे वर्ग विस्तार बनाकर फिर हमने बारंबारता लिखी और फिर बारंबारता के बाद हमने टैली चिन्ह लगाया। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब इससे संबंधित कोई भी डाउट अगर रह जाता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरीज लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है 17 नंबर, 112 माइनस 121 डिवाइड बाई 11 गुणे 11 माइनस -4 -3 -8 -1।
यहाँ पर बॉडमॉस का नियम फॉलो होगा कि सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद ऑफ को, ऑफ यहाँ पर है नहीं, ऑफ का मतलब होता है का, कहीं पर का लिखा हो जाए, जैसे 8 का 3 गुना, तो यहाँ पर 8 का मतलब होता है मल्टीप्लाई एक तरीके से, लेकिन का को सबसे पहले सॉल्व करते हैं, लेकिन यहाँ पर का नहीं है। तो बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ, और डी फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लीकेशन, ए फॉर एडिशन और एस फॉर सब्ट्रैक्शन। तो ये होता है पूरा एक रूल होता है कि इसी नियम के हिसाब से हम इन प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं कि ब्रैकेट के अंदर क्या क्या है, और ब्रैकेट के अंदर भी 4 ब्रैकेट होते हैं, और सबसे छोटा ब्रैकेट होता है ये जो 8 माइनस 1 के ऊपर लगा हुआ है, ये सबसे छोटा ब्रैकेट है। उससे बड़ा ब्रैकेट होता है ये वाला, ये जो आपका ये दे रखा है। उससे बड़ा ब्रैकेट होता है आपका, इसको कहते हैं मंझला ब्रैकेट, और ये होता है सबसे बड़ा ब्रैकेट। तो ये चीज़ समझ के, सबसे छोटा जो ब्रैकेट है, यानी जो अलग अलग ब्रैकेट दे रखे हैं उनको आप सॉल्व करते चलेंगे, फिर भी कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए जैसे 112 ऐसे ही लिख दिया, 121 ऐसे ही लिख दिया, ये ब्रैकेट के अंदर है 11 गुणे 11, तो हमने इसको सॉल्व करके लिख दिया 121। अब इसके बाद ये माइनस माइनस 4 है, तो जब ब्रैकेट खुलेगा तो हो जाएगा प्लस का 4। ये 8 माइनस 1 है, तो ये हो जाएगा 7। 8 माइनस 1 कितना होता है 7, और बाहर आ जाएगा तो ये माइनस का 7 है, क्योंकि ये माइनस लगा हुआ है पहले से। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। अब अगले स्टेप में आपको क्या करना है, अगले स्टेप में देखते हैं 121 डिवाइड बाय 121 हो जाएगा 1। 4 हमने ऐसे ही लिख दिया, ये माइनस का चिन्ह ऐसे ही लगा दिया। 3 माइनस 7 होता है माइनस का 4, क्योंकि 7 में जब 3 घटेगा तो आएगा 4, और चिन्ह लगेगा बड़े का, तो बड़ा है 7, तो हमने माइनस का चिन्ह लगा दिया। अब इसको जब ब्रैकेट खोलेंगे तो ये हो जाएगा 4 प्लस 4। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर ये माइनस है और ये भी माइनस, माइनस माइनस हो जाता है प्लस का। तो 1 प्लस 4 हो गया 5, और प्लस का हो गया 4, तो 5 प्लस 4 होता है 9, और 112 माइनस 9 हो गया आपका 103। तो यहाँ पर ये चीज़ आ गई, आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अगर इसमें कोई डाउट हो तो प्लीज़ बताना ज़रूर, ठीक है, क्योंकि मेरा जो मुख्य उद्देश्य है कि आपको हर क्वेश्चन आ जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, 18 नंबर प्रश्न है, 2x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 14 इसके गुणनखंड करने। देखिए ऐसा प्रश्न जरूर आता है आपकी, चाहे फर्स्ट सेमेस्टर परीक्षा हो, सेकंड हो, थर्ड हो, फोर्थ हो, यूपी टेट हो, शिक्षक भर्ती हो, कोई भी परीक्षा हो, ये प्रश्न जरूर आता है कि आपको गुणनखंड करना है। तो इसको गुणनखंड कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये 14 है, लिख दिया 14, और x स्क्वायर का गुणांक है 2, तो 14 गुणे 2 बराबर हो गया 28। तो 11x को हमें ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करना है कि गुणा करने पर तो 28 आए और जोड़ने या घटाने पर 11 आ जाए। तो हमने 11x को दो पार्ट में डिवाइड किया, 7x और 4x। जब 7 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 आ रहा है, 7 चौको 28, और 7 और 4 को जोड़ने पर हमें 11x मिल रहा है। यानी 7 और 4 जो है वो परफेक्ट है। तो हम यहाँ पर कॉमन लेने की बारी आई, तो हमने कॉमन यहाँ से लिया, 2x स्क्वायर प्लस 7x में कॉमन क्या मिलेगा, x मिलेगा। 2x स्क्वायर में जब हमने x कॉमन लिया तो आया 2x, 7x में जब हमने x कॉमन लिया तो आया 7। ठीक है, तो ये चीज़ है। यहाँ पर आपने देखा कि हमने इससे कॉमन ले लिया। ठीक है, इसी 2x प्लस 7 को आंख बंद करके आप उठा के यहाँ रख दीजिए, 2x प्लस 7। अब आपको देखना है कि आपके पास केवल कॉमन लेने के लिए ये बचा है, क्योंकि ये तो हम कॉमन ले चुके हैं ना पहले से, तो इसको हटा देते हैं। यहाँ पर आपने देखा कि प्लस 4x प्लस 14 है, और जो आपने कॉमन लेके रखा है प्लस का 2x, यानी 4x ऊपर है और नीचे है 2x। तो x तो कट गया, 2 दूना 4, कितना बचा, केवल 2 बचा ना, तो हमने यहाँ पर क्या रख दिया, 2। ये चीज आप क्लियर हो गई। गुणनखंड करने का बेहद आसान तरीका मैंने आपको यहाँ पर बताया। तो आप इसको लिख लीजिए, x प्लस 2 एक ब्रैकेट में, 2x प्लस 7 एक ब्रैकेट में, हो गया आपको गुणनखंड। अब और ज्यादा मजबूती से समझने के लिए मैंने 3 क्वेश्चंस लिए हैं, एक कर लिया, 2 और लूंगा, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, कोई भी डाउट न रह जाए। यहाँ पर है 6x की पावर 5 माइनस 22x की पावर क्यूब और माइनस 8x। यहाँ पर सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि जैसे जब संख्या ज़्यादा बड़ी दी होती है तो हम वहाँ से जो कॉमन मिलता है वो कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम कॉमन क्या ले सकते हैं, जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ 6 है, यहाँ 22 है, यहाँ 8 है, यानी यहाँ पर हम 2 कॉमन ले सकते हैं। यहाँ हो जाएगा 2 3 6, 11 दूना 22, 2 चौको 8, यानी 2 कॉमन मिल सकता है।
यहाँ x की पावर 5, x की पावर 3 और यहाँ पर x, यानी यहाँ पर x भी कॉमन मिल सकता है। तो हमने यहाँ सीधा ले लिया 2x कॉमन। जब यहाँ से हमने 2x कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा 3x की पावर 4। यहाँ से 2x कॉमन लेंगे तो बचेगा -11x स्क्वायर। -8x में 2x कॉमन लेंगे तो बचेगा -4। अब आपको इसको ऐसे ही किनारे पड़े रहने देना है और इसका गुणनखंड कर लेना है। इसका ये लिखा है 4, इसका गुणांक है 3, तो 4 तियां हो जाता है 12। तो -11x स्क्वायर को दो पार्ट में ऐसे तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करने पर 12 आए और जोड़ने या घटाने पर 11 आए। तो वो संख्या है 12 और 1। जब हम 12 - 1 करेंगे तो 11 आएगा और 12 गुणे 1 करेंगे तो 12 आएगा। हमें चाहिए कितना? 12 ही तो चाहिए था। ये 3 और ये 4 तियां 12 था, तो हम इसको 12 और 1 के फॉर्म में तोड़ लेते हैं। तो -11x स्क्वायर है तो लिखेंगे -12x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। देखिए अब यहाँ पर जो लोग समझ रहे होंगे इस प्रश्न को, उनके मन में एक प्रश्न उठता ये होगा कि यहाँ पर हम कि जो माइनस का चिन्ह लगा रहे हैं वो हम x स्क्वायर में लगाएं कि 12x स्क्वायर में लगाएं, क्योंकि हमें घटाना है तभी तो 11 मिल रहा है। अब घटाने के लिए हम ये कैसे डिसाइड करें कि जो चिन्ह है वो 12x में लगना चाहिए कि x स्क्वायर में लगना चाहिए? तो यहाँ पर ये चीज़ आप क्लियर कर लीजिए कि आपका 11x स्क्वायर में कौन सा चिन्ह लगा है? वो लगा है माइनस का। तो नीचे जो यहाँ पर हम चिन्ह लगाएंगे वो चिन्ह लगाएंगे बड़े में और वही चिन्ह लगाएंगे जो 11x स्क्वायर में लगा है। यानी 11x स्क्वायर में माइनस का चिन्ह लगा है तो इन दोनों में जो बड़ा होगा उसमें माइनस का चिन्ह लगेगा। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो जानी चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अब यहाँ पे हम कॉमन लेने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। तो 3x की पावर 4 - 12x स्क्वायर में क्या कॉमन लेंगे? 3x स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से 3x स्क्वायर कॉमन लेंगे बचेगा x स्क्वायर। यहाँ से 3x स्क्वायर कॉमन लेंगे तो बचेगा -4। अब आंख बंद करके x स्क्वायर -4 को हम यहाँ रख देते हैं। उसके बाद यहाँ देखते हैं x स्क्वायर है, यहाँ भी x स्क्वायर, जब दोनों में x स्क्वायर है तो यहाँ पर 1 आएगा। अब 3x स्क्वायर प्लस 1 एक ब्रैकेट में, x स्क्वायर -4 एक ब्रैकेट में। तो यहाँ पर आपने देख लिया कि 2x एक, 3x स्क्वायर प्लस 1 एक और x स्क्वायर -4 ये एक ब्रैकेट में। अब इसके बाद आपको ये दिख रहा होगा कि यहाँ पर लिखा हुआ है x स्क्वायर -4। 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का स्क्वायर। तो हमने 2 के स्क्वायर के फॉर्म में लिख दिया। तो x स्क्वायर -2 स्क्वायर हो गया, यानी यहाँ पर फॉर्मूला लग गया a स्क्वायर -b स्क्वायर वाला। एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। देखिए ये यहाँ पर करना बेहद जरूरी है। क्यों जरूरी? क्योंकि गुणनखंड हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, गुणनखंड का मतलब ये होता है कि उसको खंड खंड में बांट देना गुणे के फॉर्म में। गुणे के फॉर्म में देखिए 2x भी गुणे में है, ये भी 3x स्क्वायर प्लस 1 भी गुणे में, x प्लस 2 भी गुणे में, x माइनस 2 भी गुणे में। ये चारों जो हैं पद ये गुणे में हैं आपस में। ठीक है, तो गुणनखंड का ये अर्थ होता है कि खंड में तोड़ देना, खंड खंड में तोड़ देना गुणे के फॉर्म में। क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है 48 + 2x - x स्क्वायर। यहाँ पर हमें गुणनखंड करना होगा। सबसे पहले हम इसको अरेंज कर लेते हैं, यानी x स्क्वायर सबसे पहले, x वाला बाद में, संख्या सबसे बाद में। ये हमने यहाँ पर अरेंज कर लिया कि -x स्क्वायर + 2x + 48। अब यहाँ पर जो x स्क्वायर वो माइनस में कुछ अटपटा सा लग रहा है, तो हम क्या कर लेते हैं? x स्क्वायर को प्लस में चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम पूरी इक्वेशन में माइनस से गुणा कर देते हैं। ठीक है, जब हम माइनस से गुणा कर देंगे पूरी इक्वेशन में तो x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से गुणा करेंगे तो -2x, यानी सबके चिन्ह क्या होंगे? वो बदल जाएंगे। अब आपके मन में ये प्रश्न उठ सकता है कि हम माइनस से गुणा कर रहे हैं तो क्या ये पॉसिबल है कि हम हाँ कर सकते हैं? ऐसा कोई नियम है क्या? तो दोस्तों ऐसा नियम है कि अगर आप कहीं अगर गुणा कर रहे हैं, अगर मान लीजिए आप इसमें गुणा कर रहे हैं तो आपको पूरे में गुणा करना पड़ेगा तो वो वैलिड होता है। ठीक है, अगर हम इस संख्या, इस पूरी इक्वेशन में अगर हम गुणा कर रहे हैं तो हम सही कर रहे हैं। अगर हम ये कह दें कि नहीं भैया केवल हम इसका चिन्ह बदल लें और इनका ना बदलें तो ये गलत होगा। अगर हम बदलेंगे तो पूरे का बदलेंगे। अब यहाँ पर -x स्क्वायर है प्लस 2x है प्लस 48 है, तो हमें चिन्ह बदलना है तो सभी के बदलने पड़ेंगे, किसी एक का बदलने पर वो गलत हो जाएगा।
तो जब हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया माइनस से तो इनके चिन्ह बदल गए, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 48। अब यहाँ पर 2x को ऐसे फॉर्म में तोड़ना है कि गुणा करने पर 48 आए और जोड़े या घटाए तो 2 आए। यहाँ पर हमने 2x को 8 और 6 के फॉर्म में तोड़ लिया। 8 में 6 घटाएंगे तो आएगा 2 और 8 और 6 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 48। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने लिख दिया -8x प्लस 6x। वही चीज़ हमने अभी आपको बताया था कि ऊपर वाला चिन्ह देख लीजिए क्या है, माइनस है, तो दोनों में जो बड़ा होगा उसका सेम चिन्ह होगा। यहाँ माइनस है तो ये देखिए 8 का भी माइनस है। यहाँ पर अब हम ले लेते हैं कॉमन, तो यहाँ पे हमने x कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर में जब x कॉमन लिया तो आया x, -8x में हमने कॉमन लिया x तो आया -8। अब इस x -8 को हम ऐसे ही उठा के यहाँ रख देते हैं। यहाँ पर है 6x, यहाँ है x, तो यहाँ पर देखिए ये 6x है और वहाँ नीचे x है तो ये कटेगा तो आएगा 6, तो यही 6 उठा के हमने यहाँ रख दिया। एक ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस 6 और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा x -8। तो ये चीज़ आप देखिए यहाँ पर कितनी आसानी से ये आपका हमने गुणनखंड यहाँ पर कर दिया। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 21 की तरफ। एक वर्ग का क्षेत्रफल 4x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 81 वर्ग मीटर है, तो उसकी भुजा ज्ञात करो यदि x बराबर 5 दे रखा है। तो यहाँ पर क्षेत्रफल में हम 5 रख लेते हैं, x की जगह हम 5 रख के देख लेते हैं तो आपका क्षेत्रफल निकल आएगा 4 गुणे 5 स्क्वायर, यहाँ x स्क्वायर था तो हमने x की वैल्यू 5 रख दी तो 5 स्क्वायर माइनस 36x है तो x की जगह हमने 5 रख दिया प्लस 81 कर दिया। अब 5 स्क्वायर होता है 25, 36 गुणे 5 करेंगे तो आएगा 180 प्लस 81 रख दिया ऐसे ही। 25 गुणे 4 हो गया 100, 180 में 81 घटाएंगे तो 99 आएगा माइनस का, तो 100 माइनस 99 हो गया 1 वर्ग मीटर, यानी जो क्षेत्रफल निकल के आया वो आ गया 1 वर्ग मीटर। अब यहाँ बोल रहे हैं भुजा ज्ञात करनी है, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल निकला था 1 तो भुजा स्क्वायर बराबर 1, तो जब स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ लग जाएगा अंडर रूट, तो 1 का अंडर रूट कितना होगा 1 ही होता है, तो यानी जो भुजा होगी वर्ग की वो यहाँ पर 1 मीटर होगी। तो ये चीज़ समझ गए। यहाँ पर डिफरेंस बस इतना, देखिए भुजा आ गई 1 मीटर और जो आपका क्षेत्रफल आएगा वो आएगा 1 वर्ग मीटर, ठीक है, क्योंकि 1 मीटर गुणे 1 मीटर, एक एक आएगा 1 ही और ये हो जाएगा वर्ग मीटर, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी, जो आपका क्षेत्रफल होगा वो वर्ग मीटर में आएगा और जो भुजा होगी वो मीटर में आएगी। अगला जो प्रश्न यहाँ पर दे रखा है 7x माइनस 2y बराबर 10, 7x माइनस 5y बराबर 4, यहाँ पर x और y का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हमें ये देखना होता है कि किसी x या y इन दोनों में से कोई एक वैल्यू दोनों में सेम होनी चाहिए। अगर सेम नहीं है तो हमें सेम करनी पड़ेगी, अगर सेम है तो सीधा आप सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पर 7x दोनों में है तो हम क्या करेंगे, सीधा एक दूसरे के नीचे रख देंगे, ये हमने एक दूसरे के नीचे रख दिया और दोनों के चिन्ह जो हैं वो सेम है, तो ये जब चिन्ह सेम होंगे तो कट नहीं पाएगा, तो हमें किसी एक के चिन्ह बदलने पड़ेंगे। तो यहाँ पर हमने 7x माइनस 5y बराबर 4 के सभी के चिन्ह बदल दिए, तो ये हो गया 7x और नीचे वाला हो गया -7x, तो ये कट जाएगा। यहाँ पर -2y है और ये नीचे +5y हो गया, तो ये घटेगा तो आएगा 3y, 10 माइनस 4 होगा 6, तो 3y बराबर 6 हो जाएगा आपका, y बराबर 6/3, तो ये निकल के आ गया 2, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब इसको हम इसी y की वैल्यू को इसमें रख देते हैं, ये जो इक्वेशन 1 थी इसमें रख देते हैं। 7x माइनस 2y बराबर 10 में हम यहाँ पर y की वैल्यू रख देते हैं, तो 7x माइनस 2y था तो y की 2 रख दी, -2 इंटू 2 बराबर 10, तो 2 गुणे 2 हो जाएगा 4, 7x माइनस 4 बराबर 10, तो 4 बराबर के उस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस में, 10 प्लस 4 बराबर 14, तो 7x बराबर 14 और जो 7 है बराबर के उस तरफ जब जाएगा, इधर था मल्टीप्लाई में उधर हो जाएगा डिवाइड में, तो 14/7 बराबर हो गया आपका 2। तो x की जो वैल्यू आई वो भी 2 आई और y की जो वैल्यू निकली थी वो भी 2 निकली थी। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं। 40 मीटर लंबे और 30 मीटर चौड़े आयताकार बाग में 80 सेंटीमीटर वर्षा हुई तो बाग में कुल कितने लीटर पानी भर गया। यहाँ पर सीधा हम कह सकते हैं आयतन धारिता का क्वेश्चन है, यहाँ पर निकालना है आपको। तो यहाँ पर आप देखिए कितने लीटर की जब बात आएगी तो हमें वर्ग मीटर की आवश्यकता पड़ेगी। वर्ग मीटर का मतलब है कि अगर कोई
मीटर में नहीं है तो सबसे पहले उसे मीटर में चेंज कर लीजिए। ये 80 सेंटीमीटर है तो इसको हमें क्या करना होगा, मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ऊंचाई 80 सेंटीमीटर दे रखी है तो 80/100 करके 0.8 मीटर निकल आया। ठीक है, सेंटीमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया। आयतन का फॉर्मूला लगा देते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई दे रखी है 40, ऊंचाई दे रखी है 30, चौड़ाई दे रखी है 30 और ऊंचाई आपने निकाल ली 0.8 मीटर। ये हमने यहाँ पर 0.8 मीटर रख दिया, सबको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आपके सामने आ गया 960 घन मीटर। यानी मैदान पर कुल पानी कितना भरा है, 960 घन मीटर भरा है। लेकिन यहाँ पर आपको प्रश्न में दे रखा है कि मैदान में कुल कितने लीटर, यानी बाग में कुल कितने लीटर पानी भरा है, लीटर में बताना है। तो 960 घन मीटर हमें पता है, 1 घन मीटर बराबर होता है 1000 लीटर। तो 960 घन मीटर में 960 गुणे 1000 कर देंगे तो 9,60,000 लीटर यहाँ पर इसका उत्तर आ जाएगा। यानी जब बारिश हुई तो पूरे मैदान पर 9,60,000 लीटर पानी भर गया। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। यहाँ पर एक चीज़ कभी कभी सीधा प्रश्न ये पूछ लेते हैं कि 1 घन मीटर में कितने लीटर होते हैं ये बताओ। तो 1000 लीटर। एक प्रश्न और आने की पूरी संभावना है कि 1 हेक्टेयर में कितने वर्ग मीटर होते हैं। ये चीज़ जरूर याद कर लीजिएगा, 1 हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर होते हैं। अगला यहाँ पर प्रश्न है, सर्वांग सम किसे कहते हैं। जब दो आकृतियां एक दूसरे को पूर्णतः ढक लेती हैं तो उन आकृतियों को सर्वांग सम कहते हैं। कभी कभी ये भी आ सकता है कि सर्वांग सम त्रिभुज की कितनी स्थितियां होती हैं। तो सर्वांग सम त्रिभुज की 4 स्थितियां होती हैं। पहला होता है SAS यानी साइड एंगल साइड, यानी हम इसको कहते हैं भुजा कोण भुजा। दूसरी जो कंडीशन होती है वो होती है SSS यानी साइड साइड साइड, यानी भुजा भुजा भुजा। ASA ये कंडीशन होती है एंगल साइड एंगल यानी कोण भुजा कोण, ये तीसरी कंडीशन है। और चौथी कंडीशन होती है RHS यानी ये समकोण त्रिभुज के बारे में सर्वांग सम होते हैं, राइट एंगल, हाइपोटेनस और साइड। ठीक है, तो ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। एक आयताकार मैदान की लंबाई 24 मीटर, चौड़ाई 10 मीटर हो तो आयताकार मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात करो, विकर्ण भी ज्ञात करो। तो सबसे पहले हम यहाँ पर विकर्ण निकाल लेते हैं। ये मैंने डायग्राम बना दिया है। तो जो लंबाई है वो 24, चौड़ाई 10। तो यहाँ पर विकर्ण आपको ये वाली निकालनी है। ये आपका बीच में जो ये है ये विकर्ण होता है। तो विकर्ण यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। विकर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आधार दे रखा है 24, लंब हो गया 10। 24 का स्क्वायर किया 576 आया, 10 का स्क्वायर किया 100 आया। दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 676। तो विकर्ण स्क्वायर बराबर हो जाएगा 676। तो विकर्ण निकालने के लिए 676 को रूट के अंदर करेंगे तो 676 किसका स्क्वायर होता है, वो होता है 26 का स्क्वायर। तो यहाँ पर जो विकर्ण निकल के आपके सामने आया वो हो गया 26 मीटर। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब बात करते हैं क्षेत्रफल की। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए लंबाई चौड़ाई पता होनी चाहिए। लंबाई चौड़ाई दे रखी है प्रश्न में 24 और 10। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको लंबाई गुणे चौड़ाई करनी होगी। 24 गुणे 10 बराबर क्षेत्रफल यहाँ पर निकल के आ गया 240 वर्ग मीटर। तो इस तरह आपने ये प्रश्न देख लिया और ये भी प्रश्न आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों इस तरह हमने पूरे कोर्स में 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पर लिया और उनको सॉल्व किया। दोस्तों अगर इस वीडियो में अगर कोई भी प्रश्न आपको समझ में ना आया हो तो आप उसको दोबारा देखिए। फिर भी ना समझ में आए तो नीचे कमेंट में हमें तुरंत बताइए, उसका भी सलूशन हम आपको किसी न किसी तरह प्रोवाइड कराएंगे। दोस्तों आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर जुड़ जाइए। वहाँ पर आप अपनी समस्या पोस्ट कर सकते हैं। अगर कोई भी प्रश्न आपको नहीं आ रहा तो आप वहाँ पर पोस्ट कर दीजिए, मैं उसका वहीं पर आपको उत्तर भी बता दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पर ही। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो जानी चाहिए। नीचे टेलीग्राम, नीचे फेसबुक, डिस्क्रिप्शन में सभी का लिंक दिया हुआ, आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, ताकि आपकी कोई भी समस्या ना रह जाए, उसका समाधान हो जाए। उम्मीद करता हूँ ये सारे प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। इन सारे प्रश्नों के बारे में आपकी क्या राय है, क्या कहना चाहते हैं, वो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान जरूर दबाएं ताकि ऐसे ही वीडियोस आपको लगातार मिलते रहें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।